गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास 8 का न्यू चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, कंबशन एंड फ्लेम। ये वर्ड जो है कंबशन, जलना, जलने वाला चीज, और फ्लेम का मतलब क्या होता है? लॉ, यानी कुछ चीजें जलती है तो उसके साथ क्या निकलता है? फ्लेम। तो थोड़ी सी हम इस चैप्टर में हम अर्ली ईयर की बात करते हैं। जब आपको याद होगा कि हमारे जो फोरफादर थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो क्या थे? नोमैड थे, घुमंतू थे, एकदम बिल्कुल अलग जिंदगी व्यतीत करते थे, यानी जानवरों को मारना, कच्चे मांस खा लेना। उसके बाद क्या करते थे? गुफाओं में रहना। अगर कोई जानवर आ गया तो फिजिकली उससे फाइट करना। लेकिन जब फायर की खोज हुई, आग की खोज हुई, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 2 स्टोन को टकराया था, और जब 2 स्टोन न टकराए थे तो क्या निकली थी? चिंगारी निकली थी, और उस चिंगारी से को क्या बना? फायर बना। वहां पर ड्राई लिप्स उन्होंने रखा, वो फायर बन गया। और इन्वेंशन ऑफ फायर जो थी, सिविलाइजेशन की सबसे माइलस्टोन कहा जाता है। यानी सिविलाइजेशन वहीं से करीब करीब शुरू होती है। हम सिविलाइज होना शुरू है, हम अपने को सुरक्षित होना शुरू किए। ठीक है, तो सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग जो थी वो क्या थी? फायर, इन्वेंशन ऑफ फायर थी। अब दूसरा वर्ड है कंबशन। एक वर्ड है कंबशन। क्या है? तो कंबशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज बर्न होती है, कोई भी चीज जलती है, और जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, तो इसको हम कहते हैं कंबशन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है दिया, अर्थ एंड लैम्प। आप दिया लेकर जला दीजिए, वो जलेगी, और जलकर क्या देगी? हीट और लाइट देगी आपको। अब एक सवाल मन में करेंगे, सर दिया से हीट तो नहीं होती है? होती है, बट वेरी लिटिल। ठीक है, तो कंबशन इज द प्रोसेस इन विच एनी सबस्टांस बर्न या और एनी सबस्टांस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, तो दूसरी बात है कि अब 2 बात है। एक मैंने कहा कि कोई भी सबस्टांस, तो कोई का मतलब है क्या? एनी सबस्टांस? नो, नॉट एनी। कुछ सबस्टांस होते हैं जो बर्न होते हैं, और कुछ सबस्टांस क्या होते हैं? बर्न नहीं करते हैं। जो बर्न करते हैं, जो जलते हैं, उनको कंबस्टेबल सबस्टांस कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि कौन से कंबस्टेबल सबस्टांस है, कौन सा नहीं है? भाई, तो वुड है, ड्राई लिप्स है, एलपीजी है, ठीक है, वैक्स है, ये सारी चीजें क्या होती है? जलती है, जलकर हिट होती है। लेकिन स्टोन की बात करें, आयरन रॉड की बात करें, तो ये चीजें जो होती जलती नहीं है। वाटर की बात करें, सैंड की, सीबेड की, तो ये चीजें जलती नहीं है। और अगर जलती नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन कंबस्टेबल सबस्टांस। हिंदी वर्ड थोड़ी सी अजीब है, ज्वलनशील वस्तु और ज्वलनशील वस्तु। ज्वलनशील जो जले, और ज्वलनशील जो नहीं जले। ठीक है, तो आज हम आपको क्या पर चर्चा की है? कंबशन, उसके बाद कंबस्टेबल सबस्टांस और नॉन कंबस्टेबल। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन कितने तरह के होते हैं? तो भाई, कंबशन जो होते हैं 3 तरह के हैं। आपके बुक्स में 3 तरह की चर्चा की गई है। ठीक है, तो पहला है रैपिड कंबशन। ऐसी कंबशन का प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि कोई भी सबस्टांस बहुत तेजी से जलता है। भाई, एक बात मुझको बताइए कि आपके घर में गैस स्टोव होगा, और गैस स्टोव को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक ओनली से लाइटर की चिंगारी जला देती है। तो बहुत क्या हम वुड ले लें, क्या हम कोल ले लें
और उस लाइटर से हम ऑन करते रहें, क्या वुड मेरा जलेगा, क्या कोल जलेगा? नहीं। एलपीजी जलती है, बहुत तेजी से जलती है। तो इसको हम कहते हैं रैपिड कंबशन, यानी ऐसा कंबशन जो बहुत तेजी से हो, रिएक्शन हो, उसको हम कहते हैं रैपिड कंबशन। अब दूसरा है एक्सप्लोशन, विस्फोट। बड़ी हिंदी वर्ड है, आपको वर्ड से ही बड़ी भयानक लग रही है आपको, विस्फोट। This type of combustion is characterized by sudden release heat, light and sound. ऐसा कंबशन जिसमें अचानक हीट भी निकले, लाइट भी हो और साउंड भी हो, तो ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोशन कहते हैं। अब आप एक बात है, दिवाली आ रही है और दिवाली के दिन में हम लोग क्या करते हैं? पटाखे छोड़ते हैं। तो पटाखे ऐसे रख देंगे तो चलेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। हम एक, अरे भाई उसका वर्ड तो बड़ा अजीब आप लोग यूज करते हैं, बम। नहीं, तो ये जो होते हैं पटाखे, जो होते हैं कुछ स्ट्रांग पटाखे होते हैं, तो स्ट्रांग पटाखे को हम रखते हैं और रखने के बाद हम उसे थोड़ी सी फायर लिट करते हैं, थोड़ी सी आग लगा देते हैं। फिर 1 या 2 सेकंड के बाद ही बहुत तेज विस्फोट होता है, बहुत तेज आवाज होती है, बहुत तेज लाइट निकलती है और बहुत तेज साउंड होती है। भाई ये तो ऐसे तो ये जॉयफुल है, लेकिन इट इज आल्सो हार्मफुल टू आवर हेल्थ। इतनी तेज साउंड निकलते हैं कि इट इज हार्मफुल फॉर द हार्ट बीट पेशेंट, ओल्ड पर्सन, चाइल्ड, एनिमल्स, इन सबके लिए हार्मफुल हो जाती है। तो इतनी तेज आवाज निकलेगी, तो इसको क्या कहेंगे हम? एक्सप्लोशन कहते हैं। भाई देखते हैं ना, आप हॉस्पिटल या इसके पास जाएंगे तो स्कूल के पास तो लिखा रहता है नो हॉर्न प्लीज, यानी कोई साउंड ना पैदा करे, किसी को डिस्टर्ब ना हो। लेकिन भाई दिवाली के दिन के पटाखों से तो इतनी आवाज़ निकलती है कि मैंने तो देखा कि कई बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। तो खैर ये एक्सप्लोशन है। अब हम चलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ऐसा कंबशन जो अपने आप जलने लगे, सेल्फ बर्निंग। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतः दहन, स्वतः सेल्फ कंबशन, दहन कंबशन। तो जैसे कि हम पोटेशियम ले लें, सोडियम ले लें, तो इसको अगर निकाल के हम रखेंगे अपने आप ये जलने लगेगा। व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस को भी अगर हम रखेंगे तो ये एयर से रिएक्ट करेगा और करने के बाद ये सेल से जलने लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। भाई बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट पूरा, इनकम्प्लीट अधूरा। भाई बड़ी अच्छा वर्ड लग रहा है हिंदी में, पूरा और अधूरा। तो ऐसा कंबशन जिसमें फ्यूल जो होता है वो पूरी तरह जल जाए, यानी कोई भी ऐश नहीं बचे, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं बचे, तो हम इसको कहते हैं कंप्लीट कंबशन। भाई एक बात बताओ मुझको कि एलपीजी आप चलाते हो, घर में गैस जलाते हो, तो गैस जलती है तो क्या कुछ चूल्हे के नीचे बचता है? नहीं, चूल्हे के नीचे कुछ भी नहीं बचता। अगर चूल्हे के नीचे कुछ नहीं बचता है तो वो क्या है? कंप्लीट कंबशन। लेकिन अगर मान लो बेटा कि अगर देहात में चले गए, गांव में चले गए और वहां आपको गोईठा मिल जाए, भाई कॉमन वर्ड है गोईठा, हम लोग गांव की भाषा में बता दिए, तो वहां पर जिसको हम काउडक केक कहते हैं, उस पर अगर आपको मिल जाए, उसको आप जलाओगे तो ठीक है, हीट लाइट मिलेगी, लेकिन साथ साथ बहुत सारा ऐश मिल जाएगा, राख मिलेगा, हार्मफुल सब्सटेंस निकल जाएगा। कोयला को जलाएंगे तो हार्मफुल सब्सटेंस निकलेगा। और कभी कभी क्या हुआ, मान लीजिए आपने लकड़ी जलाई और अचानक बुझ गई, उससे फिर बुझा देते हैं लोग, उसके बाद चारकोल बनाते हैं। तो चारकोल बनाएंगे तो वुड को जला देते हैं और जलाने के बाद उसको फिर बुझा देते हैं, तो क्या निकल जाता है? चारकोल, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं लकड़ी का कोयला। तो ये क्या है? ये है अनकम्प्लीट कंबशन और ये हानिकारक है, क्योंकि जब हम वुड को जलाकर उसको पुटअप करते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, वाटर, हीट और लाइट इतना प्रोड्यूस होती है। आपके देखेंगे कोयला भी अगर जल रहा है और उस पर आप पानी डाल दें तो हीट निकलेगी, और अगर आपके हाथ पर गए तो उसको बहुत तेज जला देगी।
अब भाई एक और बात करने इस टॉपिक हम चल रहे हैं, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन कब? हाँ, मुझे एक बात याद आ गई अभी आपके आज के इस टॉपिक से। भाई एक दिन क्लास में ले रहा था तो बगल से गाना बज रही थी, चलो चांद के पार चले। ठीक है, तो भाई चांद के पार, चांद पर अगर हम चले जाएं और बैठ के चाय पी लें, क्या पॉसिबल है या केवल गाना है? अनपॉसिबल, क्योंकि चांद पर हम चले तो चले जाएंगे लेकिन चाय पिएंगे कैसे? क्योंकि वहां एयर ही नहीं है, फिर हम आग जलाएंगे कैसे, चाय बनाएंगे कैसे? अगर हमको पीना होगा तो चाय तो होगा, लेकिन वो हॉट टी नहीं होगा, वो कोल्ड टी होगा, क्योंकि वो आग वहां जल नहीं सकती। तो चांद पर आग क्यों नहीं जल सकती और धरती पर क्यों जलती है? दोनों तो एक ही जैसा है। तो सबसे बड़ी बात है कि चांद पर कोई गैस नहीं है, वहां पर आग जल नहीं सकती। हम सारा सब्सटेंस धरती से ले जा सकते हैं लेकिन हम जला नहीं सकते, क्योंकि जलने के लिए कुछ चीजें चाहिए। तो अभी हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी कंडीशन नेसेसरी है कंबशन के लिए। तो सबसे पहली बात है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। हाँ भाई, चांद पर चलेंगे तो धरती से हमें क्या ले जाना होगा? लकड़ी ले जाना होगा, या एलपीजी ले जाना होगा, या कोल ले जाना होगा, या काउडक केक ले जाना होगा, कुछ तो ले जाना होगा जो जलेगा। तो जलने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी जलने वाली चीज, यानी फ्यूल जरूरी है। दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर। भाई ये बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ मुझे, आपके घर में गैस का लाइटर ऑन कर हो गया, क्या आपके चूल्हे जल जाएंगे? आपके घर में वुड रखा हुआ है, आप चूल्हा है आपके लकड़ी, कोयले वाले चूल्हे, लकड़ी वाले चूल्हे, उसमें आपने लकड़ी रख दी, क्या वो जल जाएगा? नहीं, वो खुद नहीं जलेगा। क्यों? और अगर क्यों, तो फिर जलाने के लिए हमें एलपीजी चलाने के लिए करना क्या होगा? तो सबसे पहली बात है कि आप अपने सिलेंडर के रेगुलेटर को नॉब ऑन करेंगे, गैस तो फ्लो होगी लेकिन वो गैस खुद नहीं जलेगी। उसको जलाने के लिए हमको एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, उसको देना पड़ेगा, यानी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर which is necessary for the burning any substance is called ignition temperature। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि गैस के लिए हम लाइटर ऑन करते हैं, एक छोटी चिंगारी निकलती है और उसको इग्निशन टेम्परेचर दे देती है और वो क्या होता है? गैस जलने लगता है। लेकिन अगर आप बताएं मुझे, एक कैंडल में ले लिया और गैस की लाइटर से मैं कैंडल पर हीट करते रहूं, क्या मेरा कैंडल जलेगा? नहीं, मेरा कैंडल नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा भाई? क्योंकि कैंडल को जलाने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए वो गैस लाइटर से अवेलेबल नहीं, उसके लिए हमको मैचेस स्टिक की जरूरत होगी। ठीक है, अगर वुड को जलाना है तो उसके लिए माचिस स्टिक और गैस लाइटर की जरूरत नहीं हुई, उसके लिए एक हल्का कंबस्टिबल सब्सटेंस जरूर होगा जिसको हम लोग घर में यूज केरोसिन ऑयल या कैम्फर या ड्राई लिप्स का यूज करते हैं, जिसको जलाकर हम क्या करते हैं, पेपर का भी यूज कर सकते हैं। पेपर जलाएंगे और उससे जल जाएगा, एक इग्निशन टेम्परेचर प्राप्त होगा जो हमें वुड को भी जलाने में काफी होगा। तो इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरत है। और तीसरी बात है सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर यानी एयर का होना, एयर का होना यानी ऑक्सीजन का होना। तो ऑक्सीजन अगर मिलेगी तभी वो जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। अब हम चलते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ फायर। भाई फायर के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। आग जो है हमारा एक अच्छा सेवक हो सकता है लेकिन एक अच्छा मालिक नहीं हो सकता, एक बुरा मालिक होगा। यानी अगर आग हमारे कंट्रोल में है तो हम उससे मनचाहा काम ले सकते हैं, अगर आग हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमको वो बर्बाद कर सकता है। तो आग अगर लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको बुझाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सबसे पहले कई प्रोसेस है
एक तो है कि हम सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई काट दें, दूसरी बात है कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा दें, ठीक है। तीसरी बात इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा दें। मान लिया जाए कि एक पेपर है और पेपर को क्या करना है, पेपर को आग लग गई तो हम उस पर पानी डाल देंगे, पानी डाल देंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो गीला हो जाएगा और फिर आग बुझ जाएगी। तो इसके लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है और इसमें हम यूज करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की तेज धुआं निकलती है, इस धुएं के साथ क्या होता है कि उसके ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और वो आग पुट आउट होता है। साथ साथ में हम एक काम करते हैं एसिड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें हम क्या करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, आप देखे होंगे अपने आप ये लैब में है और ये देखे होंगे कि इस तरह की इंस्ट्रूमेंट होती है, यहाँ पर एक नोब लगा रहता है, इस नोब और ऐसे रहता है नहीं, यहाँ पर एक क्लिप लगी होती है, जैसे ही एक पॉइंटर लगा होता है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे और फिर यहाँ एक पाइप लगी होती है, हीट करेंगे तो इसके अंदर रिएक्शन होगा और बहुत तेजी सा झाग निकलेगा। तो इसको हम कहते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें क्या होता है कि एक बॉटल में होती है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये मिलता है तो बनता है सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई आपके अकॉर्डिंग टू बुक्स आज कंबशन में इतना ही मैं क्लास लूँगा और इसके बाद मैं अगले दिन जब पढ़ाऊँगा आपको, कल मेरा क्लास होगा फ्लेम फ्यूल, ठीक है, उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबशन। तो इसकी चर्चा 1 या 2 क्लास में होगी और आज के लिए इतना ही, ठीक है, और इसके बाद क्लास होगा। और हाँ, शायद ये आपके फॉर्मेटिव होने वाली है, आप अपने फॉर्मेटिव के लिए तैयार हो जाएं। आपको व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो फॉर्मेटिव से रिलेटेड होंगे और आप अलर्ट, सबसे बड़ी बात है आप अलर्ट रहें। अलर्ट रहने का मतलब है अपना रोल नंबर ले लें, आप अपना नोट्स ले लें, आप अपने को प्रिपेयर हो जाए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 6.4 का ये रिवीजन है कि एक बार बहुत पहले हम बताया जा चुका है, एक्सरसाइज को ख़त्म किया जा चुका है, इसलिए इसका रिवीजन फिर चल रहा है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका सिंप्लीफाई। तो इस सिंप्लीफाई में अभी आपको ये दोनों ही 1 और 2 दोनों ही सिंप्लीफाई है। तो ये दोनों सिंप्लीफाई क्वेश्चन में आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही हम बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट ए बी टू द पावर 5, इसका पहला जो क्वेश्चन है ए बी टू द पावर 5 और डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर देखिए ये एक ही ए है, ये एक ही है, तो दोनों कट गया। और b टू दी 5 है और एक b है, ये b टू दी 5 का मतलब ये 5 b है और ये 1 b है। तो यहाँ पर b टू दी पावर 5 माइनस 1 कर दो, यानी b टू दी पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अब एक और आप क्रिटिकल क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें निगेटिव है डी नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे डी नंबर वो क्या है कि -12 ए क्यू बी क्यू, -12 ए टू दी पावर 3 और बी टू दी पावर 3, और नीचे अपॉन है -4b, अपॉन -4b। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चूंकि ऊपर भी निगेटिव है, नॉमिनेटर में भी निगेटिव है और डिनोमिनेटर में भी निगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट हो गया। और इस तरह से 4 से ये कट सकता है, 4 3 जा 12, और यहाँ पर एक तो भी है तो यहाँ पर एक भी, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर हुआ 3a³ अभी आपको बताएं कि नीचे वाले भी से ये पावर कैसे कटा। यहाँ पर आप देखेंगे 5 - 1 क्यों किया, क्योंकि पावर 1 था, यहाँ भी पावर 1 है, तो इस पावर से ये पावर काट देंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। इस तरह से आपका ये करेक्ट आंसर हुआ 3a³b²। अब ये निगेटिव साइन था। अब आप लेकर चलते हैं थोड़ा सा इसे लार्ज स्केल में, सिंप्लीफाई ही है, उसमें कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है -6a² - 12b², -6a² - 12b² और अपॉन 3। तो यहाँ पर ऊपर वाले में कुछ कॉमन है, जो नीचे वाले 3 को काटना है तो 3 ही हम कॉमन लेंगे। इस तरह से 3 कॉमन ले लेंगे तो जो रेस्ट बचेगा वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो -6a² और -12b², यानी ये जो अपॉन 3 है इसका भी डिवाइड है और इसका भी डिवाइड है। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, और इस 3 से कट जाएगा ये 4। अब आपका जो करेक्ट आंसर होगा -2a² और -4b², ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या इसको कॉमन ले लें, दोनों में से 3 ही कॉमन ले लें। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी 3 है, 3 2 जा 6, और इसमें भी 3 है, 3 4 जा 12। तो अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो जो कॉमन 3 होगा उससे 3 से ये कट जाएगा। ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी, जैसे आप बनाए, जैसे आपको सुविधा मिले। सिंप्लीफाई है, सॉल्व करना है। अब आप इसमें जो क्रिटिकल क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सबसे लास्ट में है एफ के पहले ई, इसमें आप देखेंगे -18 6 टू दी पावर p टू दी पावर 6 है और q टू दी पावर 3 और r टू दी पावर 4।
इसको आप देखेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर ई, -18 P6Q3 P6 R4 -12AQ अपॉन -9PQRQ -9PQRQ। ये देखिए, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जैसे 18 है तो इसका मतलब कि इसमें 9 कॉमन है, और यहाँ भी 12 है तो यहाँ भी 3 कॉमन है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या सिंगल सिंगल करके, जैसे 18 P6RQ और R4 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -18 P6 Q3 R4 डिवाइड बाई -9 P3 R3। एक ये सिस्टम हो गया। फिर माइनस का साइन देते हैं, 12A³ और डिवाइड बाई 9PQR3। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये है आपका 27 P5RQ 27 P5RQ और डिवाइड बाई -9 PQRQ। क्लियर? तो यहाँ पे -18 P6RQ R4 डिवाइड बाई ये -27 P5R3 और नीचे -9 है ना, -9 PQR3। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके नॉमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर में दोनों में आपका क्या है, निगेटिव है। तो ये दोनों निगेटिव क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और जो नंबर है 18 से ये 9 से 18 कट हो जाएगा। और पावर को जैसे एक्सपोनेंट में हम माइनस को, जो डिवाइड है उसको माइनस किया करते थे, उसको भी, तो यहाँ पर ये 27 P5RQ देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम इसको कट करके या इसको कट करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कट करते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर इस माइनस को कट करना है तो माइनस इसमें से ले लेते हैं, और क्या लेंगे, क्योंकि 18 है इसमें भी, इसका मतलब 9 है, और 27 है इसमें 9 है। तो उस कंडीशन में अगर हम इस माइनस को कट कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 9 2 जा 18, और P3 है, P6 है, R³ है, R4 है। तो ये R³ जो है R4 में से लेस हो जाएगा, यानी R1 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ P6 है, यहाँ P3 है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर बचा 2P6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और Q नीचे नहीं है इसलिए Q जो खत्म हो गया, यानी Q हो जाएगा। और R4 है, RQ है, तो ये हो जाएगा R, ओनली R। अब यहाँ पर देखेंगे आप, चूंकि ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इस 9 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, है ना। और P3 है, P5 है, R³ है, RQ, तो ये दोनों क्या हुआ, कट गया। तो यहाँ बचेगा आपका क्या चीज़, यानी 3
p⁻², और नीचे कुछ नहीं बचा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसमें 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 क्वेश्चन बाकी है। तो यहाँ पे जो 3 है वो आपको समझा दे रहे हैं। इफ 6x² copies weight 2yx⁵ minus 30x³ kg, यानी 6x³ कॉपी का वजन इतना kg है, तो फाइंड द वेट ऑफ 1 कॉपी, है ना, यानी इसमें डिवाइड करना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आप नंबर क्वेश्चन में आपका डिवाइड है, और कैसे बनेगा तो इसको देख लीजिए। सिक्स x² copies weight कितना है, तो 2yx5 minus 30x³ minus 30x³ इतना केजी है ना। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 1 कॉपी। तो लिखेंगे वेट ऑफ 1 कॉपी इक्वल टू 2yx⁵ minus 30x³ डिवाइड बाई कितना, तो 6x²। ठीक है, ये केवल डिवाइड है। अब आप डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2yx5 minus 30x³ और डिवाइड बाई 6x²। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट मेथड के अनुसार आपको दोनों को, जैसे 2yx⁵ डिवाइड 6 माइनस 30x³ डिवाइड 6x²। अब इस दोनों को कट कर देते हैं। कट करने के बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, और 6 से ये 30 कट जाएगा 5 टाइम्स, और यहाँ पर x² है, इस 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर जो आंसर हुआ वो हो जाएगा आपका 1/3y(x⁵ माइनस 5x⁵, ये क्योंकि 2 था, ये 3 था, तो 1, यानी पावर 1 यानी 5x हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आपका 3 नंबर क्वेश्चन बना। अब 4 नंबर देखिएगा। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 14x³ minus 35x मीटर स्क्वायर है, एंड लेंथ इज 7x मीटर है, तो फाइंड द ब्रेथ। यानी रेक्टेंगल का एरिया दिया हो और ब्रेथ दिया हो, तो हम लेंथ कैसे निकालते हैं। प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हो कि एरिया बाई ब्रेथ कर देते हैं तो उसका लेंथ निकल जाता है। ठीक है, तो एरिया बाई ब्रेथ आप कर दोगे तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसमें भी आपका वही डिवीज़न है,
यानी 14x³ माइनस 35x डिवाइड बाई 7x कर देंगे, तो 7 से ये 14 भी कट जाएगा, 35 भी कट जाएगा, तो आंसर हो सकता है। अब इस तरह से यहाँ पर 4 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। 5 नंबर है ट्रेन ट्रेवल 5x³ प्लस 10x² प्लस 15 किलोमीटर इन द 5 आवर्स। अब स्पीड उनका निकालना है, तो स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। इस कंडीशन में आप उसको बना सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ है, तो 14x³ माइनस 35x, 14x³ माइनस 35x, ये क्या है, मीटर स्क्वायर है। ये क्या एरिया दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है इसमें कि लेंथ इज 7x मीटर, और लेंथ दिया हुआ है 7x मीटर। अब हमको क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना। तो ब्रेथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाई लेंथ। अब यहाँ पे एरिया मेरे पास कितना है, 14x³ माइनस 35x है, और लेंथ कितना है मेरे पास, 7x है। तो ये जो 7x है इससे ये कट होगा, तो यहाँ पे डिवीजन का मेथड काम कर रहा है। और डिवीजन में आप देखेंगे कि जैसे तरीका आपको बताया है, 14x³ डिवाइड बाई 7x माइनस 35x डिवाइड बाई 7x, ये दोनों ही कंडीशन में आप देख लिए। इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं, और कट करने में यहाँ पर 14x³ है, तो 7 से 14 तो कट जाएगा 2 टाइम्स, और पावर यहाँ 1 है और यहाँ x³ है, तो x³ में से 1 को लेस करेंगे तो x² बचेगा, और यहाँ भी 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35 x। तो आंसर जो कंप्लीट आंसर हुआ मेरा वो 2x² माइनस 5। अब ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। यूनिट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर भी 1 नंबर आपका कट जाता है। तो 4 नंबर आपका कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब 5 नंबर में देखिएगा, ए ट्रेन ट्रेवल, है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है ट्रेन का 5x³ प्लस 10x² प्लस 15, और टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स। तो फाइंड द स्पीड। तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल। तो डिस्टेंस दिया हुआ है इसमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 5x³ 10x² प्लस 15, 5x³ 10x² प्लस 15, ये है आपका डिस्टेंस। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम लगा है आपको 5 आवर्स, 5 आवर्स। अब हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 5x³ प्लस 10x² प्लस 15,
और डिवाइड कितना करना है 5। अब आप देख सकते हैं कि अगर बारी बारी से लेकर चलते हैं पर तो यहाँ 5x³ डिवाइड बाई 5, 10x² डिवाइड बाई 5 और 15 डिवाइड बाई 5, यानी इसमें अगर 5 को कॉमन है तो 5 को बाहर निकाल दें तो नीचे वाले 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और कट करने के बाद जो बचेगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पर जो सिस्टम आपको पहले बताए थे कि 5x³ डिवाइड बाई 5 प्लस 10x² डिवाइड बाई 5 और प्लस 15 डिवाइड बाई 5। अब इस 5 से ये 5 कट गया और ये 5 से 2 टाइम्स कटेगा और ये 5 से 3 टाइम्स कटेगा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, यानी यहाँ पर x³ प्लस 2x² प्लस 3 ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से आपका 5 नंबर कंप्लीट हुआ। 6 और 7 इस दोनों में भी डिवाइड है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है 40x² y³ प्लस 64x² y। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 8xy चिल्ड्रेन। ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये स्वीट्स है और 8xy चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, मैंने बांटना है। तो सीधी सी बात है, इस दोनों को लिख करके फर्स्ट टर्म को यानी 40x² y³ प्लस 64x² y डिवाइड बाई 8xy। तो 8xy से डिवाइड करेंगे तो 40 भी कट जाएगा और 64 भी कट जाएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 40 भी आता है और 8 के टेबल में 64 भी आता है। तो आप काट करके इसको बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब 7 नंबर क्वेश्चन वैसे ही है 27p³ प्लस 30p²3 बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 3 चिल्ड्रन, मतलब 3 से डिवाइड कर देना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स 1 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन को कितना बुक्स मिलता है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी 27p³ डिवाइड बाई 3 और 30p² डिवाइड बाई 3, तो दोनों ही 27 भी 3 से कट जाएगा 9 टाइम्स और 30 भी 10 टाइम्स कट जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आपका कल 6.5 जो डिवाइड है ये स्टार्ट होगा, आप उसको पढ़ लेंगे। डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया गया उस एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड करेंगे। आज का भी डिवीजन था, लेकिन कल का थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, तो इसमें आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। और नोट्स आपका कंप्लीट हो चुका है, आप स्कूल में कांटेक्ट करके नोट्स को ले जाइए और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 99-100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और उसी नोट्स के अंतर्गत क्वेश्चंस आएंगे। तो आपका जो सेकेंड यूटी होने वाला है वो बहुत नज़दीक है, आप स्कूल में कांटेक्ट कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 8th क्लास को लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। और आप लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आप लोग को सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए 1 लेसन से लेकर 4 लेसन तक का क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा और जितने भी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको भी देखना है। सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और टिक लगाने के लिए ही रहेंगे क्वेश्चन, उसमें आप लोग को कुछ लिखना नहीं है। और यदि कुछ लिखना भी है तो आप लोग उसका इंग्लिश स्पेलिंग मत लिखिएगा लोग, हिंदी स्पेलिंग लिखिएगा लोग। जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आप लोगों ने, आप सारे बच्चों ने बहुत सारे हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में लिख दिया था, तो इस बार यदि ऐसी गलती होगी तो संभवतः आप लोगों की जो है नंबर
कम कर दी जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। हिंदी लिखने का, हिंदी टाइप करने का आदत बनाइए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए कि ओरल क्वेश्चन है कि भारत जननी किसे कहा गया है, तो भारत जननी किसे कहते हैं? भारत माता को। भारत जननी का मुकुट किस रूप में दिखाई पड़ रहा है? तो आगे बढ़ने की प्रेरणा के रूप में। भारत माँ के गुणगान में समुद्र, शंख और बादल क्या कर रहे हैं? तो एक प्रकार के वाद्य यंत्र के रूप में बाजे बजा रहे हैं। इसके बाद आप लोग का जो सही विकल्प पर निशान लगाने वाले क्वेश्चन है, तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में है कि विविध रंग नभ के बने हैं तेरा। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला छत्र, दूसरा घर, तीसरा महल। तो आप लोग का सही आंसर है छत्र, यानी 1 नंबर ऑप्शन जो है वह सही है। दूसरे क्वेश्चन में है कि दिशाएं चरण में लगाती हैं, तो इसका ऑप्शन है 1 में रंग, दूसरे में महावर और तीसरे में पताका। तो इसका सही आंसर है महावर, यानी 2 नंबर का आंसर, 2 नंबर ऑप्शन का आंसर। तीसरे क्वेश्चन में है कि भारत माता के कंठ में माला है, ऑप्शन नंबर 1 में मोतियों की, 2 में सरिताओं की और 3 में महासागरों की। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 सरिताओं की, ये सही है। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत माता का नमन कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन है सूर्य 1 नंबर पर, 2 नंबर पर चंद्र और तारे और 3 नंबर पर ये सभी। तो आपका जो आंसर इसमें है ये सभी 3 नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर 1, महादेवी वर्मा ऑप्शन नंबर 2 और मीराबाई ऑप्शन नंबर 3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है महादेवी वर्मा, वह सही है। तो ये आपका हो गया सही विकल्प वाले क्वेश्चन। अब ख में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में है कविता की पंक्तियों को पढ़ करके उसको भर के फिल कर देना है। उदधि, शंख और तुर्य 2 वर्ड इसमें भराएगा। फिर दूसरे लाइन में विहग-रव और तीसरे लाइन में सूर्य और चंद्र तारे और चौथे लाइन में सृजन हरास में। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे तो ये सब आप लोग को याद करने होंगे। जननी मीन्स होता है माता अम्बा। गगन मीन्स आसमान, अंबर। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, दोनों एक ही चीज है। अनिल मीन्स, अनिल का हो जाएगा हवा और पवन। विहग का पक्षी और खग। बादल का उदधि और जलधि। इसके बाद फिर ख नंबर में है कि निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखना है। तो इसका है 1 नंबर में कि जो सभी प्रकार से योग्य है, तो उसको बोलते हैं सुयोग्य। दूसरे नंबर में है कि जिसे सबसे आगे गिना जाए, अग्रगण्य, 1 वर्ड में इसका लिखाएगा। तीसरे नंबर में है अपने देश में ही निर्मित, यानी देश निर्मित। 4 नंबर में है मनुष्य के द्वारा निर्मित, मनुष्य निर्मित। 5वें नंबर पर किसी कार्य को कर सकने की सामर्थ्य, यानी सामर्थ्यवान। अब कुछ ऑब्जेक्टिव विलोम शब्द से है, जैसे वंदना का अवंदना, प्रलय का अप्रलय,
गगन का पाताल, योग्य का अयोग्य, निर्मित का अनिर्मित, स्नेह का मृदु, नमन का अनमन, हास्य का परिहास। और इसके बाद है कि शब्दों की वर्तनी को सही करके लिखना है। तो ये आप लोग सही करके बना लीजिएगा लोग। और इसके बाद क्वेश्चन है कि कुछ वर्ड हैं जिसमें आप लोगों को वाक्य बनाना है, तो ये भी आप लोग से हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव में दूसरा कुछ नहीं है, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें। आप नोट्स तैयार है आप लोग का, सभी स्टूडेंट आ करके नोट्स ले लें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भर के मिला दिए वो अपना मिला करके देख लें और इसी से आप लोग का आंसर रहेगा। आंसर के लिए बार बार मैं कह रही हूँ कि कोई भी बच्चा हिंदी का आंसर इंग्लिश वर्ड में नहीं लिखेगा। धन्यवाद।